नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी का एक्शन, विपक्ष का रिएक्शन। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग के बीच राज्य की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का 10 मई से आगाज होना है और जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं ने मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपने तमाम राज्यों में होने वाले प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उत्तराखंड वापस लौटने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पहुंचते ही ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने सबसे पहले शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मॉनसून, चारधाम यात्रा और वनाग्नि के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने वनाग्नि की घटना में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के सस्पेंशन के भी आदेश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर अधिकारियों की चारधाम यात्रा के संबंध में बैठक ली। बैठक के बाद चारधाम यात्रा के लिए किए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर जंगल में बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को एकत्र करते हुए जन जन को इसके साथ जुड़ने का संदेश दिया है। इसके साथ ही वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार ने अब पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी कार्य शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के दबाव के बाद मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम स्थगित कर फील्ड में उतरना पड़ा। इसके साथ ही विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का ये एक्शन पहले दिखा होता तो शायद वनाग्नि इतनी विकराल रूप न लेती। इससे आज हम कह रहे हैं धामी का एक्शन, विपक्ष का रिएक्शन। करेंगे चर्चा, से पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अब तक 1316 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आनन फानन में अपने तमाम कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए हैं। सीएम धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें मॉनसून, चारधाम यात्रा और वनाग्नि के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने वनाग्नि की घटना में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के सस्पेंशन के भी आदेश दिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के दबाव से मुख्यमंत्री को वापस उत्तराखंड आना पड़ा और फील्ड में उतरना पड़ा। हर साल बड़ी यात्रा, चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को, सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है, उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रा न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। ताकत है, ये मीडिया की ताकत है कि आप लोगों ने हमारे बयानों को दिखाया, जिसके दबाव में मुख्यमंत्री आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो आए, लेकिन उनके वो मंत्री गए हैं जो पिछली बार भी गायब थे, इस बार भी गायब हैं। फॉरेस्ट में आग लग रही, 1900 घटनाएं घट गई, एक आदमी जल के मर गया और 2-3 लोग घायल हैं। और इनके विभाग का मंत्री कहता है कि कोई भी पेड़ नहीं जला। क्या गंभीरता है? मंत्री दूसरे राज्य में बैठा है, चारधाम यात्रा की बड़ी बड़ी बातें हो रही, इनरोलमेंट हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री गायब हैं। देखिए, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 10 तारीख को कपाट भी खुलने हैं, तो उसको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में बैठक भी की है और रुद्रप्रयाग वो जाने वाले हैं। किस प्रकार से यात्रा को हम और बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रशासन यात्रा में और बेहतर सुविधाएं दे सके श्रद्धालुओं को, इन सब चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी ने डीपली सभी अधिकारियों से चर्चा पर चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिए हैं।
वनाग्नि को लेकर भी उन्होंने कल भी एक वीसी की थी और आज भी उन्होंने बैठक ली है और इस पर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो लोग इस प्रकार की घटना करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित किया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है, जिसमें से करीब 1316 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। वहीं वनाग्नि के राज्य के पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस बीच चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा का सकुशल संचालन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री खुद रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का भी मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये तत्परता पहले दिखाई होती तो हालात इतने ना बिगड़ते। मुख्यमंत्री जी 1.5 महीने पहले जाग गए होते तो उत्तराखंड के जंगलों का इतना नुकसान नहीं होता, पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब तो पर्यटन पर भी खतरा आ गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा के पूरे रूट में जो है जंगल धधक रहे हैं और जान माल के नुकसान की भी रिपोर्टें आ रही हैं। अखबारों में सुर्खियां छप रही हैं कि जो है मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, लेकिन वो गंभीरता धरातल पर भी तो दिखाई देनी चाहिए। कहाँ है आपदा प्रबंधन जो जंगलों की आग बुझा सके? क्योंकि समय रहते आपने तैयारी नहीं की, कोई समीक्षा नहीं की, पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। इसी का परिणाम है कि अप्रैल माह में जो है पिछले वर्षों की तुलना में 5 गुना अधिक जो है वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। आखिर जो है एसी कमरों में बैठ करके जो है योजनाएं नहीं बनती हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कभी भी इस तरीके के जो भी मैटर आए हैं, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील रही है और ये वनाग्नि का जो मुद्दा है बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसमें हमारी सभी टीम्स को लेकर सभी को निर्देशन दे चुके हैं और सारी टीम्स हमारी, चाहे SDRF है, NDRF है, हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो युद्ध स्तर पर वनाग्नि को बुझाने के लिए काम कर रही है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष खुद किस प्रेशर में है उनको खुद नहीं पता। और जहाँ तक ये वनाग्नि की वो बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त तो विपक्ष को भी वहाँ अगर जो भी सहयोग उनकी तरफ से होता है वो उनको करना चाहिए। रेदर देन इस बात का मुद्दा बनाएं, उनको इस वक्त जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जान माल को बचाने की है उसमें सहयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी ओर वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार ने अब पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी कार्य शुरू कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस मिशन से जंगलों की आग से राहत मिल सकेगी। देखना होगा मुख्यमंत्री के एक्शन से कब तक हालात सामान्य हो पाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो जंगलों की धधकती आग ने कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वापस प्रदेश में ला दिया है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश वापस आ गए हैं। उनका बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लगातार आज उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की, वनाग्नि को लेकर उन्होंने बैठक की, अधिकारियों के संग उन्होंने बैठक की है और 17 अधिकारियों को उन्होंने बर्खास्त भी किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वनाग्नि में लापरवाही बरती थी। ऐसे में अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपनी पीठ थपथपाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का ऐसा मानना है कि उनके प्रेशर की वजह से ही मुख्यमंत्री वापस प्रदेश लौटे। हालांकि वन मंत्री अभी भी वापस नहीं आए विदेश दौरे से। चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल जी, केंद्रीय मीडिया प्रभारी UKD से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव राघवेंद्र बद्री जी, पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत जपेंद्र जी आपसे करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रचार प्रसार को स्थगित कर दिया है, वनाग्नि की चिंता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। विपक्ष पीठ थपथपाता हुआ नजर आ रहा है कि उनके प्रेशर की वजह से धामी जी वापस आए हैं। विपक्ष की स्थिति तो ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम पिछले 15 दिनों से डिबेटों में निरंतर ये कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और अधिकारियों को साफ हिदायत दे दी गई है कि किसी भी तरह की कोताही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और ठीक है, चुनाव चल रहा था, वहां भी जाना आवश्यक था, और उसके बाद प्रदेश की मॉनिटरिंग और प्रदेश की व्यवस्थाओं का भी ऑनलाइन पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा था। तो सरकार भी चलाना और जनता का ध्यान रखना, अपने प्रदेश के लिए काम करते रहना और अपने पार्टी के लिए भी काम करते रहना, तो ये अच्छे नेताओं का एक नेतृत्व का गुण होता है। और यही चीज 15 दिन से हम लोग बता रहे थे कि आप निश्चिंत रहें, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, मुख्यमंत्री वापिस आने वाले हैं और अधिकारियों को निरंतर चेताया जा रहा है। तो विपक्ष इसमें किस बात का क्रेडिट ले रहा भाई? जो पार्टी सरकार चला रही है, जो मुख्यमंत्री सरकार संभाल रहे हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश की जनता का भरोसा उनके साथ है, तो उन्हें अपने प्रदेश और अपने प्रदेशवासियों की चिंता है। और किसी भी तरह की कोताही को लेकर पहले ही बता दिया गया था, तो जिसके अब नतीजे निश्चित तौर पर सामने आ रहे हैं और हम आगे भी भविष्य में भी देखेंगे। इसी तरह से त्वरित कार्रवाइयां भी होंगी और ये मुद्दे भी सुलझाए जाएंगे। जपेन जी, वन मंत्री का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे आपके वन मंत्री भी वापस? जी, वन मंत्री भी अपने विभागीय दौरे पे हैं, बहुत जल्द उनकी भी वापसी है और वो भी बहुत जल्दी प्रदेश में वापस होंगे और अपने विभाग के कार्यों की ओर अग्रसर हो जाएंगे। राजेंद्र चौधरी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं तो कहना चाहूंगा जपेंद्र भाई से कि है तो बात कड़वी, लेकिन सच बात है। अब ये ताजे ताजे जो है बीजेपी में गए, इसलिए जो है ये विपक्ष पर उंगलियां उठा रहे। अब तक इनकी सरकार को गालियां दे रहे थे 4-6 महीने पहले तक। और अगर इनकी बात सच है कि कोताही बढ़ती गई है, तो कोताही पे इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर ये कह रहे हैं कि मंत्री जो है वो विभागीय कार्य से बाहर हैं, तो प्रचार में कौन गया है? और सिर्फ सवाल वनाग्नि का नहीं है, सवाल है मैनेजमेंट का। फायर सीजन 1 में हर साल आता है ये शीट, और उसके लिए बाकायदा एक बजट है, प्लानिंग है, सब कुछ। जब ये फायर सीजन आया तो सारी भाजपा दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ाने चली गई। मुझे तो इस चीज पे भी डाउट है कि फायर के लिए इन्होंने बजट जारी किया भी है या नहीं। अगर इन्होंने फायर के लिए 17 लोग सस्पेंड कर दिए, तो पिछले साल 4 धाम यात्रा में कितने लोग मरे, कौन सस्पेंड किया? पेपर लीक हुए बच्चों की नौकरियों के, उसमें कितने लोग सस्पेंड किए? ये जो बिजली के दाम जपेन जी, मैं आऊंगी सबकी टिप्पणी के बाद, रुक जाइए। उंगली आपको कई सारी उठानी पड़ेगी, सवाल इतने हैं। हाँ, मैं बताऊं, सवालों के अलावा आपके पास और है क्या? काम वाम करना? नहीं, हम आप सरकार की कुरीतियों पे सवाल उठाना हमारा फर्ज है और हम करते रहिए। काम कर। अरे, इस डिस्कशन पे हम बाद में जाएंगे। जपेंद्र जी, इस डिस्कशन में हम बाद में जाते हैं, पहले सबका रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट। ऐसा मुख्यमंत्री जी के पास बिजली विभाग, आज बिजली विभाग ये कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? बार बार शहरों में कट हो रहा है, किसान की फसल का समय है, वो परेशान है, कौन जिम्मेदार है? चलो, ये वन का भी मामला है, 4 धाम यात्रा का भी है। कोई व्यवस्था पिछले 15 दिन से, जब सारी सरकार गायब थी, तो 4 धाम की व्यवस्था किसके जिम्मे थी? तमाम उच्चाधिकारी, ऑब्जर्वर्स या किसी और दायित्व के तहत प्रदेश से बाहर थे। अब इन्होंने जो है इस तरह का माहौल कर दिया कि अगर कोई इनसे सवाल करे तो ये उल्टा ही उसे ही बताने लगा कुछ की कुछ बात। सवाल ये है कि आप जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो आप मानिए कि हमारे से गलती हो रही। ना मानूंगा ना करूंगा। आपकी स्थिति तो वो है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चलिए, ठीक है, पूरी ऐसी हो गई। ठीक है, राजेंद्र जी वापस विस्तार से बातचीत करेंगे इस पर। अनिल थपलियाल जी, फटाफट आपका रिएक्शन इस पर। तो आपने ताजा ही नाचना सीखा है। देखिए, ये वर्तमान सरकार की जो प्रशंसा अभी वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं उन्होंने की है, ये भी कमी है। इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जपेंद्र भाई, प्रदेश की जिम्मेदारी आपने ली है, आपका जिम्मा है, सरकार का जिम्मा बनता है कि कोई भी प्रदेश में आपदा आती है तो प्रथम पृष्ठ पे वो उसको निपटे। लेकिन आपके मंत्री प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री,
आपके क्या नाम है वन मंत्री जी, उनका कोई अता पता नहीं है, जिनका वो विभाग है। अरे भाई कितने आपदाओं से जुलूस करोगे आप उत्तराखंड को? जल जंगल पानी तो हमारा स्लोगन रहा है भाई, कम से कम पानी तो बचा दो। क्या इच्छा है तुम्हारी? जंगल भी नहीं रखोगे, जंगल के जानवर गांव में आ गए हैं, फसलें नुकसान पहुंच गई है, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। आपने कोई गिनती की जो 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 मरे हैं बेचारे जंगल में? जो आपके पास वन विभाग है, फॉरेस्ट में आपके पास 3 तरह के गार्ड होते हैं। एक तो परमानेंट है आपके पास फॉरेस्ट गार्ड, एक आपने सिविलियन रखा होता है, एक वो दीवार चिढ़ाने वाले जो जंगल के वो लीसा उसा निकालने वाले हो। ये कहाँ है? ये इनको खाली वेतन देना, ये फर्जी रखे हुए हैं क्या? प्रदेश पे आर्थिक बोझ है क्या? आपने क्या किस चीज की सुरक्षा ली है? किसी भी तरह से उत्तराखंड प्रदेश जो है, उत्तराखंड राज्य जो है सुरक्षित नहीं है। अब जून आएगा तो हमें आपदा, जुलाई आएगा तो हमें लैंडस्लाइड, भारी वर्षा के कारण हमें घरों में रहना मुश्किल हो जाता है पहाड़ों में। जून जुलाई आता है, जो मई जून आता है तो अग्नि का अब ये ज्यादा हो गया। जपेंद्र जी होल्ड ऑन पहाड़ों प्लीज। में जल संकट पहाड़ों में कभी सुना जपेंद्र जी आपने? उंगली नीचे कर लीजिए, वापस आएंगे अभी आपके पास, रुक जाइए। जल संकट यसी जी थोड़ा समय दीजिए हमको, आपको ही समय दे रखा है। अच्छा। जल संकट जपेंद्र कुंवर भाई, एसी रूम में बैठ करके पहाड़ का विकास नहीं होता है। इसीलिए हमने बोला था कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी करो, उस पीड़ा को समझो। जिस रूम से आप बात कर रहे हैं उसमें 2 एसी हैं। आप क्या जानते हैं वन अग्नि? पहाड़ का निवासी मैं, मुझे पूछो ना, जो मेरी मकान की चारों तरफ आग लगी हुई है, और 100 लीटर पानी आप जहाज में डाल करके और 1000 हेक्टेयर जंगल का पानी बुझाओगे? अरे कहाँ तुम्हारी मची गई? अगर विभाग नहीं संभाले जाते हैं तो विपक्ष को दे दो, कम से कम विपक्ष को तो सम्मिलित कर लो, कुछ तो कर लो भाई। बेरोजगारी की मार अलग, आपदा की मार अलग, पलायन की मार अलग, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की मार अलग। आपने किया क्या है इस प्रदेश के लिए? सबसे ज्यादा कार्यकाल तो आपका रहा, और आपके पास अगर उपलब्धियां गिनाएं तो डिबेट में 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है। इतना झूठ, इतना बड़ा पुलिंदा, अरे क्यों इस प्रदेश की बर्बादी कर रहे हो भाई? अगर आपने जिम्मेदारी ली है और जनता ने आपको समर्थन दिया, विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। जरा सबके रिएक्शंस के बाद आते हैं। जपेंद्र जी उंगली नीचे कर लीजिए, मैंने आपको कहा ना सबके रिएक्शंस के बाद ही आऊंगी। मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं जवाब देने के लिए। थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं, जब हमें इसका मतलब ये होता है कि बाकी सब साथियों को भी पता चल जाए कि जो अब लाइनें बोली जा रही हैं ये निश्चित तौर पर ये भ्रमित करने वाली है और इन पर सरकार को आपत्ति है, इसलिए हम मुंह बंद रखते हैं और सिर्फ इशारा लेते हैं। देव राघवेंद्र बद्री जी हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है आनंद हपलिया जी रुक जाइए। राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ जल रहा है या जिस तरीके से जंगलों में आग लग रही है, इसको लेकर काफी लंबे समय से चिंताएं लोगों के मन में साफ है, क्योंकि आग कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों का रुख कर रही है, जिसकी वजह से वन्यजीव जो है वो भी रुक कर रहे हैं रिहायशी इलाकों का। अगर अब हम बात, जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से आग लग रही है, सबसे पहला आपने इस पर अगर एनालिसिस किया है तो क्या कुछ निकल कर आता है? क्योंकि हर साल आग लगती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कौन लोग हैं ये जो आग लगाते हैं, और इस पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? सबसे पहले यासी जी आपको नमस्कार, और पैनल में बैठे जितने भी पक्ष विपक्ष और विशेषज्ञ हैं आप लोगों का भी नमस्कार, क्योंकि मुझे लगता है कि डिबेट में सबसे छोटा आदमी मैं ही हूँ। और मैं आपने ये इतना गंभीर विषय है वनों में लगने वाली आग। अब सवाल ये है, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सवाल ये है कि प्रकृति और पर्यावरण, ये 84 लाख हजार गैलेक्सियों में ये पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर वन होने से, जल होने से, मिट्टी होने से, हवा होने से जीवन संभव हुआ है। और उस जीवन में हम सारे लोग आते हैं, पक्ष विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और जितने भी हमारे इस धरती में है, सारे लोगों का फर्ज बनता है प्रकृति का संरक्षण करना। और हम पर्यावरण को पक्ष और विपक्ष के बीच की कड़ी ना बनाते हुए एक साथ इसके सोल्यूशन की दिशा में काम करें, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की।
पहला मुद्दा मेरा, जितनी भी जो भी गवर्नमेंट्स आती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एज ए पर्यावरण विशेषज्ञ, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है तो मुद्दे होते हैं कि हम आपको राशन देंगे, मुद्दे होते हैं हम यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन मुद्दा जल, जंगल, जमीन, हवा और जवानी का नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टो में जल, जंगल, जमीन और जल, जंगल, जमीन पर्यावरण के ही हिस्से हैं, तो वो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण नीति और वन नीति, हिमालय नीति, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? मैं बीजेपी के जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हमारे आदरणीय भाई साहब उपेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 17 सस्टेनेबल गोल का वादा किया है पूरे विश्व से कि हम 17 सस्टेनेबल गोल को पूरा करेंगे, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और उस 17 सस्टेनेबल गोल में लाइफ ऑन लैंड, यानी कि लाइफ ऑन लैंड भी एक पार्ट है, जल भी एक पार्ट है, फॉरेस्ट भी एक पार्ट है। तो हर साल इस फॉरेस्ट फायर से, इस उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर से जो निकलने वाला धुआं है, हर साल 1.0 से और 1 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ता है उत्तराखंड का, अकेला इस फॉरेस्ट फायर से बढ़ रहा है। तो हम कैसे 17 सस्टेनेबल गोल प्राप्त करेंगे, ये तो आप ही जाने। कैसे हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, ये तो आप ही जाने। लेकिन ये जो वनों की अग्नि है, ये हमारे और आपके लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे जंगल जल रहे हैं और जंगल हमारे जीवन जीने के सबसे बड़े आधारभूत संसाधन है। अब सवाल आपने दो मुद्दों पे सवाल पूछा कि लग क्यों रही है और कौन लगा रहा है, हो क्या रहा है। मैं 10 सालों से पर्यावरण पे काम कर रहा हूं और इन 10 सालों में से मैं देख रहा हूं कि हर साल फॉरेस्ट फायर लगती है और 90 के दशक में भी लगी, 70 के दशक में भी लगी। आप देखिए कि 20 से 30% फॉरेस्ट हमारे उत्तराखंड में पाइन का फॉरेस्ट है, यानी कि चीड़। अब कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है कि आग लग क्यों रही है, वनों में आग लग रही है, धुआं हो रहा है, सब इसको इसी तोते की तरह इसको रट रहे हैं और निकल जा रहे हैं। पक्ष का विपक्ष में, विपक्ष का पक्ष में कटाक्ष हो रहा है। हमारा मुद्दा है कि हमें एक होकर पर्यावरण की चिंता करनी पड़ेगी कि इन जंगलों में आग क्यों लग रही है। जंगलों में आग इसलिए लग रही है कि जो 20% जो जंगल है हमारा, ये हमारा पाइन फॉरेस्ट है। और पाइन फॉरेस्ट क्या होता है? जो चीड़ का पेड़ है, इसमें एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि हाईली फ्लेमेबल होता है। आप इसके अलावा देखिए जो और मिश्रित वन है, बांज के जंगल हैं, हिमालयन फॉरेस्ट है, उसमें तो फॉरेस्ट फायर नहीं हो रही। जहां जहां भी चीड़ है और उससे लगे हुए जो वन है, उनमें फॉरेस्ट फायर हो रही है। दूसरा सवाल कि क्यों लग रही है? क्या वन नीति ने वन को जन से जोड़ने का कार्य किया है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वन को जन से जोड़ने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता है कि वन नीति जन को वन से जोड़ने में कारागार हुई। लोगों को ये लगता है कि हमारी संपत्ति नहीं है, तो लोग अपने वनों की चिंता करना लोगों ने छोड़ दिया। आप 90 के दशक का रिकॉर्ड उठाइए, लोग अपने गांव से आग को बुझाने के लिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो वन पंचायत थी उसको तवज्जो दी जाती थी और गांव के जो लोग हैं उनका अधिकार था। मैं ये समझना चाहती हूँ, नहीं देखिए, ये वाली बात तो बहुत बार विपक्षी दलों के द्वारा भी कही गई, ये कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा रहा है कि वन नीति की वजह से जो लोग हैं उन्होंने वनों की रक्षा करना बंद कर दिया है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा आग लग रही है जंगलों में। मैं ये पूछ रही थी, लगा कौन रहा है, बेनिफिट क्या है आग लगाने का? देखिए, इसके 3 कारण सबके सामने आए हैं। एक तो एक कारण आया है कि कुछ जो शरारती तत्व होते हैं, जैसे जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारा ज्योग्राफी है ऐसे है, यानी कि हम पर्वतों में रहते हैं और नीचे पूरे पर्वतों में पाइन के फॉरेस्ट हैं और वहीं से हमारे गांवों में रोडें जाती हैं। एक पर्वत एक दूसरे पर्वत से जुड़ा, यानी कि अगर ऋषिकेश के जंगलों में आग लगेगी तो वो फैल के ऊपर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी तक पहुंच जाती है, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ जुड़े कनेक्टेड है। हाँ, इनमें क्या होता है कि अगर किसी ने सिगरेट पी ली, उसने सिगरेट छोड़ दी, वहां से कोई गुजर रहा है, कोई ऐसे असामाजिक तत्व है जो वहां पे पार्टी कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि यही आदमी लगा रहा है, यही कम्युनिटी लगा रहा है। इस पे जांच का विषय है और इसके कॉज जानने का अभी काम करना चाहिए कि भाई लग क्यों रही है, ये स्वार्थ कहाँ खत्म हुआ, क्यों लगा रहे हैं। अगर गांव के लोगों को आप बोलेंगे तो गांव के लोगों ने तो हमेशा अपने जंगलों की बचाने की रस्म निभाई है, क्योंकि अगर उत्तराखंड के गांव के लोग आग लगाते तो इतना फॉरेस्ट कवर जो है ये कहाँ बचता। आप ये भी सोचिए ना
आप ये भी सोचिए। ठीक है, और वापस दूसरी आते बात- हैं, ठीक है, वापस आएंगे हम राघवेंद्र जी, इस पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। हमारे साथ अरुण शर्मा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से राघवेंद्र जी इस बात का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो देखिए वन मंत्री गायब हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, भले ही वो प्रचार प्रसार से कुछ दिन बाद वापस आए। मुख्यमंत्री जी को चिंता थी, मुख्यमंत्री जी वापस आ गए, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक लेनी भी शुरू कर दी। लेकिन क्या इसका इफेक्ट चारधाम यात्रा पर नहीं पड़ेगा? चारधाम यात्रा भी इससे प्रभावित होगी? देखिए ऐसे ही निश्चित तौर पर ये जितना फायर हुआ है, ये अगर हम गढ़वाल रीजन की बात करें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 2 रीजन है, एक गढ़वाल है, कुमाऊं है। तो अगर हम गढ़वाल रीजन की बात करें जहाँ 4 धाम स्थित है, 4 क्या आप बोलिए 5 धाम, क्योंकि हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 25 मई से खुल रही है। और निश्चित तौर पर ये यात्रा मार्ग पर ही आग लगी, और तमाम जगह ऐसी है कि यात्रा मार्ग में जो शहर है, आग उनके करीब करीब पहुंच रही है। तो जब वो वहां प्रयास ये होता है कि किसी तरह जान माल की हानि को बचाया जाए, तो कुछ पानी डाल दिया जाता है, कुछ वैसे बुझाई जाती है। अब आपने खुद फिल्म में दिखाया कि वो बड़े बड़े पत्तों से आग बुझा रहे हैं, वो बहुत पुरानी टेक्निक है, नई नहीं है, लेकिन ये कारगर है। और राघवेंद्र ने अभी बहुत सारे इशू उठाए, और निश्चित तौर पर वो सारे इशू अपनी जगह जिंदा है। मैंने पहले भी हमने आग पे चर्चा की है, और मैंने तब भी ये बोला था कि जो वन अधिनियम है, इसने गांव के लोगों के हक हकूक पर डाका डाल दिया। पहले क्या होता था कि चारा पत्ती सारी चीजें वो गांव वाले अपने नजदीक के जंगल से इकट्ठा करते थे, तो उनकी ड्यूटी होती थी कि वो उसकी रक्षा करते थे। उनको नुकसान होता था, अगर आग लगती थी तो नुकसान गांव वालों का होता था। लेकिन हो क्या रहा है, वो उनके हक हकूक खत्म होने की वजह से, और कोई गांव वाला अगर जंगल की तरफ जाता है तो फॉरेस्ट वाला उसे दौड़ा देता है या उसको पकड़ लेता है, फिर वो लेन देन होता है, कभी फाइन होता है, कभी वैसे ही छूट जाता है। लेकिन वो निश्चित तौर पर एक गांव वालों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया है, और उसकी वजह से गांव वालों ने जंगलों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इसको हम पलायन से भी जोड़ लें कि तमाम गांवों से पलायन शहरों की तरफ हो गया। आज गांव में या तो बूढ़े बचे या वो गांव खाली हो गए, क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। जब उनको सारी चीजें नीचे शहरों में अवेलेबल होती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क पानी बिजली, सब शहरों की तरफ होता है, गांव में सुविधा नहीं है, उससे पलायन हुआ। पलायन होने की वजह से भी ये आग के खतरे बढ़ गए, और जब गांव में लोग ही नहीं बचेंगे तो वो रक्षा किसकी करेंगे? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं ये चीज। और निश्चित तौर पर एक एक्शन आज लिया है, 17 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, वो अच्छी बात है। इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो कि मुख्यमंत्री के बगल में विश्वास डाबर बैठे थे, और अभी आपकी डिबेट से पहले मैं उन्हीं के पास बैठा था, तो मैं उनसे यही सवाल कर रहा था कि इतने दिनों से अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो एक्शन क्या है? आखिर किसी ना किसी की लापरवाही तो रही होगी। तो उन्होंने मुझे तब बताया कि 17 लोग सस्पेंड हो गए और 2-1 दिन में और एक्शन होना है, लेकिन ये अल्टीमेट कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आग को रोका जाए, और हर साल जब वनाग्नि की घटनाएं हो रही है तो उसको रोकने के उपाय पहले से होने चाहिए। जैसे 4 धाम की तैयारी के लिए कहते हैं सड़कें ठीक कर दो, शौचालय बना दो, हॉस्पिटल बना दो, पानी की व्यवस्था कर दो, तो उसी तरह जब हमको पता है कि फायर सीजन आना ही हर साल, राजेंद्र भाई ने बहुत सही बात कही कि फायर सीजन हर साल आना है, तो हर साल की तैयारी पहले से होनी चाहिए। और अगर तैयारी नहीं है, कोताही है, तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए, और वो दंड कड़े होना चाहिए जो नजीर बने और बाकी लोग उससे सबक ले सकें। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से वनों में आग लग रही है, चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होनी है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो साफ तौर पर चारधाम यात्रा में देखने को मिलेगा। सरकार क्या कर रही है इस पर भी बातचीत कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जौल हासिल होता है।
धामी का एक्शन, विपक्ष का रिएक्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। जपेन जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर जब हर साल जंगलों में आग लगती है, जैसे कि हर साल चारधाम यात्रा होती है, पहले से जब क्यों तैयारियां नहीं की जाती हैं या पहले से इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? आज जिस तरीके से हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण को दूषित ना हो उसका ध्यान रखने की बात करते हैं, एक तरफ जहां हमारे पेड़ जल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को जहरीली हवा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है और सरकार को मुझे लगता है इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम अपने पर्यावरण साथी को भी सुन रहे थे और अरुण जी को भी सुन रहे थे और उसमें कारण भी स्पष्ट निकलकर सामने आए। और हमारे भारत देश में जितने भी क्षेत्र हैं वनों वाले, चाहे हमारे पर्वतीय राज्य हों या हमारे पर्वतीय राज्यों से सटे हुए जंगल के क्षेत्र हों, सभी जगह आग लगती है। आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो क्या वहां आग नहीं लगेगी? आग वहां लगेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अभी हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए साथी, हमारे जो इतने लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया ये समस्या चीड़ के जंगलों में और उससे लगे हुए क्षेत्रों में विकट रूप से आती है और ये आना स्वाभाविक है। और उसके लिए एक महकमा है, एक महकमे को समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके पास पूरे उपकरण भी हैं, मैन पावर भी है और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला होता है अप्रैल मई में, तो निश्चित तौर पर उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। और आज की जो कार्रवाई हुई है, इतने लोगों को निलंबित किया गया है या उन पे कार्रवाई की गई है, तो निश्चित तौर पर ये उसी का नतीजा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकार सख्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। जंगल जले हैं, इसका भी हमें दुख है। निश्चित तौर पर ये प्रदेश की वन संपदा की हानि किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब महकमों को जो एक्स्ट्रा कुछ हेल्प चाहिए या उन्हें और इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। हर विभाग और विभागीय अधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने कर्तव्यों के साथ हीला हवाली ना करें और प्रदेश के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जो नियुक्तियां हैं उन्हें वो सार्थक करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो पिछले 15 दिन से अनेकों चैनलों पर जब ये बातें आई तो यही था कि भाई एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है, अगर कहीं पे लापरवाही पाई गई तो निश्चित तौर पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी जो अमल में लाई गई। अब नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आगे के नुकसान को रोकने की दिशा में महकमा सचेत है, पूरी तरह से काम आगे बढ़ रहे हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाँ, सरकारी तौर पर जितनी मदद और जितनी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद विपक्ष करता है, तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से उस पर खरा उतरने का काम कर रही है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और भी कड़ी कार्रवाइयां हुई और इस हानि को कम से कम करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं तो इनसे एक ही सवाल पूछूंगा। दो पूछिए। जो हमारे वन मंत्री हैं वो विभागीय कार्य से कौन सी मीटिंग में गए? पर्चा लीक हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्मार्ट सिटी नहीं बनी तो कार्रवाई क्यों नहीं? बिजली की जो है आपूर्ति के लिए यहाँ बिजली के उपकरण, बिजली के संयंत्र क्यों नहीं स्थापित हुए? और नहीं हुए तो कार्रवाई किसके खिलाफ नहीं? बच्चे रोजगार घूम रहे हैं तो उन पर लाठी जिन्होंने बजाए उनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई नहीं की। यहाँ आके बैठ के और जो है झूठ परोस के काम नहीं चलने का। जपेंद्र बाबू, सरकार वही अच्छी होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही। इस सरकार में यशी बहुत दुख की बात है, ये सरकार किसी चीज के लिए जवाबदेही अपनी स्वीकार नहीं करती। ये तो आपका आभार है आपके चैनल का कि आपने हमेशा चारधाम यात्रा या कुछ भी इस तरह के जो सामाजिक, धार्मिक और राज्य की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें आप बार बार उठाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। यहाँ हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि 12 बीघे में भी दाना नहीं है।
मुख्यमंत्री खुद प्रचार कर रहे हो, मंत्री को कैसे रोक देंगे? और मैं बताऊं आपको, आपके मंत्री आसाम में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, किसी मीटिंग में नहीं गए। जपेन जी देखिए, अब ये हमारे राजेंद्र जी, अब तो चुनाव बीत गया राजेंद्र जी उत्तराखंड में, अगर इस तरह का ये भ्रमित करने वाला ये भाषण अगर आप चुनाव से शायद पहले आपने दिए होंगे लाभ की इच्छा से, लेकिन अब तो चुनाव यहाँ बीत चुका है, इसका यहाँ कोई भ्रमित करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आपके पास अच्छे सुझाव हो तो सार्वजनिक विपक्ष के तौर पर सामने आइए। हमने पहले कहा कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही को अधिकारी के स्तर से बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान होता है उसका दुख सरकार को भी होता है, हमें भी होता है, आपको भी होना चाहिए, और उसके लिए अच्छे सुझावों के साथ आप आगे। ये है कि आपने अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस बार तो चलो जंगलों में आग लग गई है, अब उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगले साल जब फिर जंगलों में आग लगेगी तो क्या सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे हम? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें सेना की भी मदद ली गई है, सेना के हेलीकॉप्टर भी इसमें त्वरित कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। मैं रही हूँ कि इस साल लगी आग में आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगले साल जब आग लगेगी तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हम इसी तरीके से चर्चा करेंगे, फिर हम इसी तरीके से बातचीत करेंगे, फिर कहेंगे कि अब अगले साल क्या करना है वो सोच लेते हैं। मार्च महीने में ही जो अभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, हमें लगता है कि अगले साल इसकी नौबत नहीं आएगी और मार्च के महीने में ही अप्रैल शुरू होने से पहले इस पे कार्रवाइयां हो जाएंगी। इस वीडियो को, आज की डिबेट को रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा और यकीन मानिए कि अगले वर्ष से निश्चित तौर पर विभाग आपको सक्रिय होकर, जपेन जी डेफिनेटली मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखूंगी और मैं आपको अगले साल फिर ये सुनाऊंगी भी कि देखिए आज भी हमें चर्चा ही करनी पड़ रही है, हल नहीं निकला है अभी तक उसका कुछ। हमने तो आपसे पहले कहा कि ठीक है, आज मान लीजिए तो हमें निश्चित तौर पर 2 महीने पहले एडवांस में चलना पड़ेगा और हम भी लिख के रख लेते हैं कि निश्चित तौर पर सरकार की जो कार्य प्रणाली है उनमें निश्चित तौर पर ये एडवांस में ये सारी चीजें, और एडवांस में आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अभी चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में भी अभी से जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, आगे न जाने कौन कौन सी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा लोगों को। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर अभी से विपक्ष अपना आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास अनिल थपलियाल जी। जैसे हमारे पर्यावरण डॉक्टर क्या नाम है देव राघवेंद्र जी ने कहा है, और उसमें एक चीज निकल के आई है, इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा बताया, लेकिन उसमें एक चीज जरूर है, जलवायु परिवर्तन जो होता है ना तब आग लगने के कारण होते हैं, और सरकार कहती है कि किसी पे दोष या ब्लेम लगाती है कि कोई लगाता है, ऐसा नहीं है। तो जब वो आग लगती है तो ज्वलनशील पदार्थ, जैसे अभी उन्होंने बताया कि एक लीशा बोलते हैं हमारे पहाड़ की भाषा में, वो पदार्थ निकलता है, उससे कई चीजें बनती हैं, तो वो फैलती है, जो पिरुल होता है तो उसमें वो गिरता रहता है। निश्चित है एक बन जो है दूसरे बन से अटैचमेंट है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्लान है। प्लान पहले क्या होता था, मैं मूल पहाड़ का निवासी हूँ, जनपद रुद्रप्रयाग से मेरा हुआ है, वहां हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आग लगती थी, तो हमारे लोग पत्तों से, पत्ते होते हैं बड़े बड़े, एक पेड़ के पत्ते होते हैं, उससे निकाल के बुझा, पुरानी टेक्निक थी वो। अब वहां कोई रहता है नहीं, गिने चुने परिवार हैं, सब लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाएं जब मिली नहीं उनको तो शहर की तरफ आने लग गए। और शहर भी कोई मतलब नहीं देहरादून हरिद्वार में हो, वो जैसे गांव से रुद्रप्रयाग शहर है और पौड़ी का जो गांव है उससे लेके श्रीनगर में आ गए। इस तरह से उन्होंने अपने मकाने, जो जहां जॉब पे रहा, जो प्राइवेट जॉब हो, जो गवर्नमेंट जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट जॉब जो भी हो, वो वहां अपना बसना शुरू किया। तो जंगल निश्चित तौर पे जो हमारे जिन पे हम आश्रित होते थे वो खत्म हो गए और उस तरफ हमने ध्यान दिया नहीं। तो कुछ अतिक्रमण तो बाहर के लोगों ने किया है, जो अचानक कुछ लोग आ जाते थे वहां बसना शुरू करते, वो गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्शन लिया तो भगाए हैं। अब जो आग लगने का कारण है वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको पता है कि ये हिमालय राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसपे हर वर्ष हर माह एक तय होता है कि आपदा आनी है, तो उसके संसाधन आपके पास सरकार द्वारा पहले से तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं रिसर्च करते हैं आप? आपके पास भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, आपके पास कई तरह के साइंटिस्ट हैं, आपके पास विभाग है एक अलग सा उसके लिए बना हुआ,
आप उसको दिखाने के लिए जब चुनाव होता है या जब कोई आपदा बड़ी आ जाती है उसके बाद आप एक्शन लेते हैं। हमने 17 निलंबित कर दिए, सस्पेंड कर दिए, ये कर दिए, उनके सस्पेंड करने से आग बुझ जाएगी क्या? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन गांव में लोग हैं उनमें ज्यादा आग लग रही है। जहां थोड़ा बहुत अभी पलायन पर अंकुश लगा हुआ, पलायन थमा हुआ है, वहां ज्यादा आग है। अरे भाई, आप जाएगा कौन जब हर आपदा से वहां निपटने के लिए हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं होंगे। नई नई टेक्निक है आपके पास, नए नए विभाग, आप कहते हैं हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। 4 धाम रोड बनाने से क्या पहाड़ का विकास हो जाता है? ये इस तरह के नहीं। भारतीय यानी वर्तमान सरकार को इन चीजों पे, जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं पहाड़ के लोग, ये इन समस्याओं, इन मूलभूत सुविधाओं पे, ये भी हमारी मूलभूत जरूरत है। वन पे आश्रित हैं, बहुत चीजें आश्रित हैं। ऐसा नहीं है वहां से सारा पहाड़ी खाली हो गया है। अभी कई लोग, मेरा गांव 300 परिवार का गांव है, वहां पे कम से कम 170 परिवार रहता है। उनकी गाय है, भैंस है, जो सारी डिपेंड करती है जंगल पे, और जंगल बहुत नियर है हमारे घर के। तो वो आग फैल करके गांव के नजदीक आ जाती है। तो लोगों के पास आज भी, जब तक इनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है, वन विभाग का कर्मचारी पहुंचता है, जैसे कि मैंने पूर्व में अभी कहा कि इनके पास तो वन विभाग में कई संसाधन है, फायर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, इनके कहाँ है वो संसाधन आग बुझाने वाले? वो तब आते हैं जब जंगल जल के राख हो जाता है। तो ये इनको सोचना चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। ठीक, तो विपक्ष तो इससे सवाल उठाएगा क्योंकि वो उन चीजों से पीड़ित है ना। ठीक है, अब 4 धाम यात्रा है, वापस आएंगे, यात्रा में भी बड़ी दिक्कत है। वापस आएंगे। देव राघवेंद्र जी, कल हम चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे पर, और कोई कह रहा था कि पर्यावरणविद भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो वन मंत्री भी गायब है, मुख्यमंत्री जी भी नहीं है, और पर्यावरणविद भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है यासी जी, क्योंकि पर्यावरणविद ज्यादातर देहरादून में है, और या तो वो प्राइवेट एजेंसी चलाते हैं या तो सरकारी पर्यावरणविद हो गए हैं, क्योंकि उनको उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि वो देहरादून से अगर अपने गांव की तरफ जाते और अपने गांव में बैठते तब उन्हें पता चलता। क्योंकि मैं अभी डिबेट कर रहा हूँ तो अपने गांव में बैठ के कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे हमने कल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने भी आग बुझाई और अपने गाँव के जंगलों को बचाया। क्योंकि मैं देहरादून और दिल्ली में बैठ के फायर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा पर्यावरणविद हूँ जो गाँव में बैठ के काम कर रहे हैं, हिमालय के लिए काम कर रहे हैं। और 2 लाख पेड़ों का हमने अपने एक जंगल बनाया है, और हमारे जंगल में 40 साल से अभी तक कोई आग नहीं लगी। कल ही अमेरिका के लिए एक स्टोरी बन रही है, उसमें हमारा फिल्मांकन हुआ कि भाई इनके जंगल में आग क्यों नहीं लग रही। तो हमारा जंगल मिश्रित चौड़ी पत्ती के पौधों का जंगल है। मेरा सवाल यही है कि समझने की कोशिश करिए, वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट पे बात करिए आप, और एक्सपर्ट को बिठाइए जो फॉरेस्ट पे काम करते हैं, जो एनवायरमेंट में बात करते हैं, कि वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट, हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट कैसी है। अभी जब मैंने कहा कि भाई हमारे पास चीड़ के जंगल हैं और उनसे हमारे बांज के जंगल भी जुड़े हुए हैं, तो चीड़ में एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है जिसको कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, दैट इज वेरी हाईली फ्लेमेबल। उसमें वो ऑयल पेट्रोल की तरह जलता है, और जब इसकी पत्तियां गिरती हैं तो सबसे बड़ी, अब मैं रिसर्च में जाऊंगा तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, तो मैं मोटा मोटा सबको बता देता हूं कि जब चीड़ की पत्तियां नीचे गिरती हैं तो उस पे अगर एक चिंगारी भी पड़ गई कहीं से, चाहे वो चिंगारी पत्थर के घिसने से घिसी हो, किसी के सिगरेट से हो, किसी के बीड़ी से हो, किसी से भी हो, तो तुरंत आग पकड़ लेता है। और हमारे पास मैदान नहीं है, हम पहाड़ों में रह रहे हैं, तो हम ऐसे पर्वतों पे रहते हैं, तो आग सीधे ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर से पूरे जंगलों में फैल जाती है। पहला कारण ये है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि वनों की आग को आप लोग, मैं तब से सुन रहा हूं, खाली 4 धाम यात्रा से जोड़ रहे हैं। क्या उत्तराखंड में जानवर रह रहे हैं क्या? और लोग नहीं रह रहे हैं क्या इससे निकलने वाला धुआं आप लोग कोई मंगल से, जो और लोग इस उत्तराखंड में, आप मंगल से ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या? यह जो 4 धाम में आने वाले यात्री हैं, खाली इन्हीं के लिए हमें अपने जंगल बचाने। ये नहीं, आप मेरी बात सुनिए, राघवेंद्र जो लोग इस, जब आग लग रही है, इतने अस्थमा के मरीज इस उत्तराखंड में हैं, इतने हार्ट के पेशेंट हैं, और वो जो धुआं, वो जो ऑक्सीजन, पिछले 20 दिनों से आग लग रही है, हमने ऑक्सीजन ली या कार्बन डाइऑक्साइड लिया? आप सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, आप डॉक्टर को बिठाइए, आप डॉक्टर को डिबेट में बिठाइए, वो आपको बताएगा कि ये आग से निकलने वाला जो कार्बन है, ये लोगों की आंखों में गया, लोगों की आंखें लाल हो गई। राघवेंद्र जी, मैंने नहीं कहा था कि पर्यावरणविद भाग गए हैं,
किसी और ने कहा था। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ और मैंने खुद ये बात बोली है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ा फैक्टर हो सकता है। आपने बीमारियों के नाम भी गिनाए, जाहिर सी बात है कि अगर इतना पोल्यूशन होगा तो लोग बीमार ही पड़ेंगे और इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं वापस आऊंगी आपके पास। जपेंद्र जी, पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर सरकार ने काम करना शुरू किया है, इस पर जरा जानकारी साझा करेंगे क्या? देखिए, जो हमारे वन अधिनियम के अंतर्गत जो थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, जो एक ग्रामीण लोगों का सीधा जुड़ाव जंगल से और जंगल के संसाधनों से होता था, उसे पुनर्जीवित करने की दिशा में ये सरकार के कदम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली पलायन की वजह से भी नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों को जंगल से जोड़ने के लिए और जंगल के संसाधनों के प्रति उनका समर्पण और उन्हें भी अपना अधिकार महसूस हो, तो ये उस तरह की योजना है। अभी ये सिर्फ शुरुआत भर है, अभी बहुत सी अच्छी योजनाएं, बहुत सी चीजें ऐसी बहुत बदलाव में आनी है कि बस इतने में ही खुश हो लीजिए आप जपेंद्र जी, बस इतने में ही अपनी पेट थपथपा लीजिए कि हम और अब ये लेकर आए फिर हम कुछ और लाएंगे। सर, अगले साल की चिंता अभी से करना शुरू करिए। मेरा तो मेन मोटिव ही यही है। अभी पार्टी बन जाती है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आपने हमसे सफाई मांगी है, हम सफाई दे रहे हैं। जपेंद्र जी, आपने सफाई नहीं दी। आपने कहा कि पिरूल लाओ पैसे पाओ, इस पर ये तो काम कर ही रहे। अभी ऐसी हम और 4 योजनाएं ले आएंगे। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं ना, आप क्यों बखान कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि आप अगले साल की व्यवस्था बता दीजिए। सरकार प्रदेश के हित में काम कर रही है, संसाधनों को बचाने की दिशा में काम कर रही है। अगर अच्छे सुझाव है तो वो सुझाव है, उन सुझावों का भी स्वागत है। स्वागत है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। राजेंद्र जी के रिएक्शन वापस आते हैं आपके पास। राजेंद्र जी। भाई कुंवर जपेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल है आपके माध्यम से। बुद्धिमान आदमी है, बुद्धिजीवी। उत्तराखंड राज्य में जो अभी चुनाव हुआ 19 अप्रैल और 2022 में हुआ, क्या वो चुनाव मुद्दों पर हुआ? हमारे साथी बैठे हैं देव राघवेंद्र जी, क्या आपके क्षेत्र में लोगों ने मुद्दों पर, जन समस्याओं पे, जन सुविधाओं पे वोट की? दूसरी चीज, इस सरकार का ध्यान जो है वो जन समस्याओं पे, जन सुविधाओं पे नहीं। इस सरकार का ध्यान है, पूरी ताकत लगाई अभी इसी दौरान जब ये चुनाव चल रहा था, गुजरात की एक कंपनी है, उसे पूरे उत्तराखंड के खनन का ठेका दे दिया। आपने सुझाव क्यों नहीं दिया कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को दो? जपेंद्र जी, किसी को नहीं दिया। आपको सुझाव देना चाहिए ना, का प्रयास ना करें। ऐसे किसी भी तरह के ठेके आप गुजरात की कंपनी को सुझाव देना चाहिए ना, महाराष्ट्र की कंपनी को दे दिया। राजेंद्र जी, आपने जपेंद्र जी से सवाल पूछा है, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपके मैनिफेस्टो में पर्यावरण बचाओ लिखा था कहीं? हम उस पर ध्यान देंगे, कहीं था? बिल्कुल है। अभी यहाँ पर राघवेंद्र जी ने यही सवाल उठाया था कि कोई भी विपक्षी दल, हम राशन देंगे, हम पानी देंगे, हम बिजली दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पर्यावरण नहीं बचाएंगे। मैं आपको अपने मैनिफेस्टो का जो है सर मेरे पास है, मत भेजिए आप। उसमें कहाँ पर ये लिखा है कि हम पर्यावरण बचाएंगे? अच्छा ये बता दीजिए मुझे, कौन से लाइन में है, कौन से नंबर पे है? हालांकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी बात सच भी हो, इसलिए मैं नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। और क्या नाम जो है वो मेरे जिस फोन पे ये चल रही है उसी में है PDF फाइल, मैं आपको भेजूंगा जरूर। और राघवेंद्र जी के पास भी भेजूंगा आपका नंबर लेके। और पढ़ना। और पिछले सालों में उत्तराखंड में विभिन्न परियोजनाओं में जिस तरह से पर्यावरण की अनदेखी की गई, उसका नतीजा है ये जहाँ पे घरों में दरारें आ गई, क्या नाम जगह का? जोशीमठ। उसका नतीजा है बहुत ज्यादा जो ब्लास्टिंग हुई, लैंडस्लाइड का रेशो बढ़ गया। लैंडस्लाइड ऐसा नहीं है पहले नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि ब्लास्टिंग होगी उससे और ज्यादा हो रहा है। तो पर्यावरण के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं, ये एक कड़वा सच है। इस सच्चाई को जो हम उत्तराखंड के मूल लोग हैं
उन्हें समझना पड़ेगा। यासी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर इजाजत हो तो पूछ सकता हूँ? जी जी। यासी जी, आपने शायद सारे जानकार लोग हैं और इनको पता भी होगा कि जो अमेरिका है, बड़ी बड़ी जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आग लगती थी, बहुत ज्यादा आग लगती थी। लेकिन इन लोगों ने जो कोनिफर ट्री हैं, यानी कि निडिल, सुई की तरह पत्ती वाली जो वनस्पतियां हैं, इनको कम करने की दिशा में कार्य किया है। इन्होंने अपने यहाँ बैंड कर दिया है। और हमारे आदरणीय वन मंत्री जी वो विदेश गए हैं, तो जिस भी कंट्री में गए होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं तो विदेश मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, तो जहां भी गए होंगे, लेकिन इंटरनेट से मैं पढ़ता हूँ कि भाई जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पे एक गुड पाइन को लगाने की पहल है, यानी कि जो पाइन जिसकी पत्तियां नीचे गिरे और वो डिकम्पोज हो जाए, वो हाईली फ्लेमेबल ना हो। दूसरा सवाल मैं आपसे वादा करता हूं, लिख के ले लो, जब तक इस उत्तराखंड में पाइन को मैनेज नहीं किया जाएगा, सवाल पिरुल को मैनेज करने का नहीं है, उस पिरुल को 2 रुपए केजी ले लो, 4 रुपए केजी ले लो, 20 ले लो, कब तक लोगे? और कब तक अधिकारियों को सस्पेंड करोगे? क्योंकि अधिकारियों को सस्पेंड करना एक सोल्यूशन नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि होता क्या है, एक बीट अधिकारी होता है, वन अग्नि 10 और 11 किलोमीटर का दायरा 3 लोगों को दिया जाता है। उसमें एक फॉरेस्टर होता है, एक पत्रोल होता है, एक वन बीट अधिकारी होता है, 3 लोग होते हैं। और इसके लिए जो जापान करोड़ों अरबों खरबों रुपए देता है उत्तराखंड वन विभाग को, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कि आप ऐसा वन बनाइए जो जैव विविधता पूरक हो, जो ऐसा वन हो जो क्लाइमेट को रोकता हो, जिससे क्लाइमेट बनती हो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 10 और 20 किलोमीटर के दायरे में वो 3 अधिकारी, जिसमें से जो डीएफओ साहब होते हैं वो ऑफिस से आग को देख रहे होते हैं, वो तो अपने ऑफिस से देख रहे हैं, तो क्या वो जो वन बीट अधिकारी है, फॉरेस्टर, रेंजर और पेट्रोल, और उसके साथ 1-2 गांव के जो उस बजट के तहत उनको रखा गया, उनको अग्नि सुरक्षा कर्मी बोलते हैं, तो ये 4 लोग 10 किलोमीटर के दायरे की आग को बुझा सकते हैं? पहला सवाल ये है। और उसमें अगर नहीं बुझा सकते हैं तो गलती किसकी? वन अधिकारी की। गलती किसकी? उस छोटे से कर्मचारी की। ठीक है राघवेंद्र, चूंकि वक्त की कमी है, हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे जरूर। और क्योंकि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सोल्यूशंस हैं, अगर सरकार सोल्यूशंस ले, पर्यावरण विद से बात करे और तमाम जो सोल्यूशंस है उनको निकाले, तो मुझे लगता है कि रास्ता निकल सकता है। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी मैं फटाफट। मैं एक बात से देव की बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक हम मिश्रित वन नहीं लगाएंगे, ये दिक्कत हमारे पास आती रहेगी। और पिछली सरकार के दौरान जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और वन मंत्री हरक सिंह रावत थे, ये हुआ था। कई जगह पे मिक्स फॉरेस्ट रोपा गया था। उसका कारण ये है कि ये चीड़ की वजह से ही आग सबसे ज्यादा फैलती है। तो इसलिए ये कोशिश की गई कि चीड़ को कम करते हुए चीड़ के साथ साथ उन जगह पर चौड़ी पत्ती के पेड़ लगाए जाएं जो ज्वलनशील कम होते हैं, उनमें आग कम लगती है। तो ये प्रयास अगर लगातार करे जाएंगे, क्योंकि अब एक ये समझ नहीं आता, फॉरेस्ट विभाग हर साल करोड़ों पेड़ लगाने का दावा करता है। अब बरसात का मौसम आ जाएगा, रोज वृक्षारोपण। अब आप देखिए उतने करोड़ों पेड़ लग रहे हैं हर साल, वो जा कह रहे हैं भाई। और ये बड़ा मौजूद सवाल है। मेरी बात से राघवेंद्र सहमत होगा, क्योंकि ये पर्यावरण में काम कर रहा है और तमाम लोग और भी बाकी हैं, ये भी सहमत होंगे कि हर साल जिस मंत्री को देखो, जिस अधिकारी को देखो, वो पौधारोपण कर रहा है। और वो पौधे कितने जिंदा हैं, कितने मर गए, कितने जमीन में है। अरुण जी, अभी तो मैं पौधों से याद आया कि जब कांवड़ यात्रा थी तब भी श्रद्धालु से कहा गया था कि आप पेड़ लाइए, लगाइए। वो पेड़ कहाँ है, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। जपेंद्र जी बताएंगे कहाँ गए वो पेड़, इनके वन मंत्री। चलिए जपेंद्र जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं, चूंकि वक्त की कमी है, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आप इन सुझावों को ले जाएंगे और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाएगा और अगले साल हमें शायद ये चर्चा ना करनी पड़े तो बेहतर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां एक और वनाग्नि लगातार बढ़ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। तो वही 10 मई से चारधाम यात्रा का भी आगाज होना है। ऐसे में चारधाम यात्रा में कोई खलल ना पड़े, उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।